नमस्कार साथियों, उम्मीद क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो पहला क्लास है हमारा हिंदी का, और शुरुआत करने वाले हैं आज व्याकरण से, क्योंकि व्याकरण सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी में इसका जो सिलेबस है सेम है। और व्याकरण से लगभग लगभग व्याकरण से ज़्यादा कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका जो सिलेबस कॉमन है और सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए आज हम व्याकरण से शुरुआत करते हैं क्लास की। व्याकरण, इसको हम अगर तोड़ते हैं, व्याकरण को अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर ये बनेगा वी प्लस आ प्लस करण, ये तीन शब्दों से मिलकर बनता है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है, वी का शाब्दिक अर्थ होता है भली, भली। आ का शाब्दिक अर्थ होता है भांति, और करण का जो शाब्दिक अर्थ होता है समझना। मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। देखिए व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ निकल कर भी आ रहा है भली भांति समझना, इसका तात्पर्य देखिए, व्याकरण को रटना नहीं है, केवल समझेंगे। जब समझ में आ जाएगा तो हमको व्याकरण पूरी तरह से खुला हो जाएगा और अच्छे से हम इसको जान पाएंगे। तो इसका जो परिभाषा है हम उसके ऊपर अगर बात करते हैं, परिभाषा के ऊपर बात करेंगे तो परिभाषा ऐसी विधा या ग्रंथ या पुस्तक जिससे हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान हो, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। देखिए इसका जो परिभाषा, ऐसी विधा या ग्रंथ या पुस्तक जिससे हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान हो, उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब हर चीज यहाँ शुद्ध होना चाहिए। जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपका उच्चारण भी शुद्ध होने लगेगा, आपका लेखन भी शुद्ध होने लगेगा, और आपका जो प्रयोग है वो भी शुद्ध होने लगा। अगर ये तीनों चीजें शुद्ध होने लगी तो व्याकरण कहलाएगा वो। इसका जो प्रकार के बारे में जानते हैं, तो व्याकरण को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। प्रकार व्याकरण को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। तीन भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और ये तीनों जो प्रकार हैं, ये तीनों से ही आपका, और ये तीनों के अंदर ही आपका हिंदी जो है घूमती है। और अगर वर्ण विचार और शब्द विचार और वाक्य विचार तीनों को अगर हम समझ लिए, इसको पढ़ लिए, इसको जान लिए, तो हिंदी हमारा कवर हो जाएगा। 80% हिंदी हमारे यहाँ से कवर हो जाएगा। और ये तीनों से ही मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग। तो ये तीनों पर तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम उस पर बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा है ध्वनि। ध्वनि की जो परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक
फिर इकाई को ध्वनि कहते हैं। जो हम मुंह से बोलते हैं यह मौखिक है। जो भी हम आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहे हैं, यह एक मौखिक है और मौखिक रूप से बोले जाने वाली इकाई को ध्वनि कहा जाता है। और यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। इसको आप ध्यान पर रखना जरूरी है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बोलने पर ध्वनि आएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं वर्ण पर। वर्ण या फिर इसको लिपि भी कहा जाता है, वर्ण या लिपि। इसका जो परिभाषा है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या फिर लिपि कहा जाता है। देखिए, ध्वनि जो हम बोलते हैं वह ध्वनि है, लेकिन उसी को हम अगर संकेत के माध्यम से दर्शाते हैं, संकेत के द्वारा हम इसको व्यक्त करते हैं, सांकेतिक भाषा में हम अगर इसको लिखने का प्रयास करते हैं तो वह लिपि या वर्ण कहलाता है। जो भी ध्वनि है हम उसको लिखित रूप देते हैं तो वह वर्ण या लिपि कहलाता है। जैसे देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, जैसे देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं क, ख, ग, घ या फिर अ, आ, ये सब देवनागरी लिपि हैं। लेकिन हम अगर बात करें रोमन लिपि पर, रोमन लिपि, तो ए बी सी डी, ये ABCD जितना भी है ये सब रोमन लिपि में आएंगे। और जो देवनागरी लिपि में आएंगे क, ख, ग, घ, अ, आ, ये सब जो 12 खड़ी है ये देवनागरी लिपि में आएगा। और जो ABCD है हमारा ये रोमन लिपि में आएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं शब्द पर। शब्द का जो परिभाषा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द कहा जाता है, मतलब वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह बोलने का अर्थ, जो वर्ण है उसका समूह होगा, लेकिन सार्थक कोई अपने आप में कोई ना कोई अर्थ देता होगा, उसी को हम शब्द बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण में हम अगर देखते हैं तो पानी, खाना, पीना या फिर अंश। अगर हम अंश को जैसे तोड़ते हैं, उदाहरण के लिए हम जैसे अंश को अगर तोड़ते हैं तो यह विच्छेद करने पर आएगा ये अ, धन, न व्यंजन आएगा, उसके बाद स व्यंजन आएगा, फिर उसके बाद अ स्वर आएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे वर्ण का समूह है, वर्णों के समूह मिलकर एक शब्द बना रहे हैं। और वही शब्द जो में सार्थक उसका जो एक अर्थ निकल कर आ रहा है। अंश का अर्थ होता है, जैसे अंश का अर्थ होता है भाग या फिर हिस्सा या फिर टुकड़ा या फिर इसको बोलते हैं पार्ट भी बोलते हैं जैसे इंग्लिश में। मतलब इसका अपने आप में एक सार्थक अर्थ निकल कर आता है और वर्णों का एक सार्थक समूह बनता है। ये पानी, खाना, पीना, ये सब चीजें आपके शब्द में आएंगे और शब्द अपने आप में एक अर्थ प्रकट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे अक्षर पर। अक्षर का जो परिभाषा है, वर्णों के सार्थक समुदाय को अक्षर कहते हैं। देखिए वर्णों के सार्थक समुदाय को अक्षर कहते हैं। सार्थक यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य आ गया, वो शब्द आ गया समुदाय। यहाँ पर समूह आया था, यहाँ पर समुदाय। समुदाय का अर्थ हम समझते हैं, जैसे क, तो यहाँ पर क धन अ से मिलकर बना है क।
देखिए यहाँ पर वर्णों का समुदाय ये हो गया, और वर्णों के समुदाय से अक्षर बनता है। यह एक व्यंजन हो गया और यह एक स्वर हो गया। व्यंजन का जब मेल स्वर से होता है तो वहां पर अक्षर बनता है। क एक अक्षर है यहाँ पर। तो यहाँ पर और भी लिख सकते हैं अक्षर के बारे में। जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो तो उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर अपने आप में इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, अपने आप में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। यह किसी अन्य अक्षर के साथ जुड़कर ही एक शब्द बनाता है। यह स्वतंत्र प्रयोग इसका नहीं होता है। स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। और हम इसको एक सांस में बोल सकते हैं। जैसे क धन अ क को हम एक सांस में बोल सकते हैं। तो अक्षर का परिभाषा हो गया, वर्णों के सार्थक समुदाय को अक्षर कहते हैं। और जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो तो उसे अक्षर कहते हैं। और स्वतंत्र रूप से यह प्रयोग नहीं होता है, यह अकेले में प्रयोग नहीं हो सकता है। इसका किसी अन्य अक्षर के साथ जुड़कर ही इसका प्रयोग होता है, एक सार्थक अर्थ निकल कर आता है उसका। उसके बाद हम बात करने वाले हैं वाक्य। वाक्य की जो परिभाषा है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बोलते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर इसको देखेंगे तो मोहन खाना खाता है। देखिए, अनेक शब्द मिलकर एक वाक्य बना रहे हैं। सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह यहाँ पर है, क्योंकि अपने सभी शब्दों में अपने आप में एक अर्थ निकल कर आ रहा है और उनका जो समूह मिलकर बना रहा है, एक वाक्य बना रहा है। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य बोलते हैं। और इसको हम, इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भावार्थ को प्रकट करता है। भावार्थ को प्रकट करता है। यह अपने आप में एक भाव के अर्थ को प्रकट कर रहा है यहाँ पर। और इसका और एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो कि एग्जाम में आ चुका है, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये वाला पॉइंट एग्जाम में कई बार आ चुका है और इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद शब्द में भी एक चीज छूट गया यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर लिख लीजिए। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो शब्द आएगा यहाँ पर, और भावार्थ के आधार पर अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो वाक्य आएगा। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। और उसके बाद ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछेगा तो ध्वनि डालना है। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछेगा तो शब्द डालना है। और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछेगा तो वाक्य डालना है। ये तीनों पॉइंट को आपको खास करके याद रखना है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार और देख लीजिए। व्याकरण का जो अर्थ तोड़ेंगे तो बी धन आ धन करण आता है, और वी का अर्थ होता है भली, आ का अर्थ होता है भांति, और करण का अर्थ होता है समझना। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है भली भांति समझना। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो व्याकरण बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। रटने का प्रयास करेंगे तो आपको जटिल लगेगा और ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाएंगे। तो समझने का ही प्रयास करेंगे तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद जो परिभाषा इसका निकल कर आता है व्याकरण का, ऐसी विधा, ग्रंथ या पुस्तक जिससे हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान हो, उसे व्याकरण कहते हैं। हर चीज इसका शुद्ध होना चाहिए। आपका उच्चारण शुद्ध होगा, आपका लेखन
की दृष्टि से अगर शुद्ध होना चाहिए, आपका जो प्रयोग है, जो हम बोल रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो भी शुद्ध होना चाहिए, तभी आप अच्छे व्याकरण कर्ता बन जाएंगे। उसके बाद जो प्रकार है, इसका प्रकार की बात करेंगे तो 3 भागों में बांटा गया है। एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। और ये तीनों के इर्द गिर्द ही हमारा हिंदी घूमता है। तीनों अगर पढ़ लिए, वर्ण विचार में आपका स्वर व्यंजन है, उसके बाद शब्द विचार में आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर शब्द, ये शब्द आएंगे यहाँ पर, संधि समास। उसके बाद वाक्य विचार में आपका सरल अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा चैप्टर है ये वाला भी। तो यहाँ ये तीनों के इर्द गिर्द ही आपका हिंदी घूमता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात की है ध्वनि। ध्वनि ध्वनि का जो परिभाषा निकल कर आता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है। भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है उसको ध्वनि कहते हैं। उसके बाद वर्ण या लिपि, वर्ण भी आता है और लिपि भी आता है, ये दोनों को याद रखना जरूरी है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या लिपि कहते हैं, जो भी हम मौखिक रूप से बोलते हैं, और उसको जो हम सांकेतिक भाषा देते हैं उसको हम लिपि या वर्ण कहते हैं। जैसे देवनागरी लिपि में क ख ग घ, ये सभी देवनागरी लिपि में है। और उसके बाद रोमन लिपि में ABCD आपका आता है। और उसके बाद आता है शब्द। शब्द का जो परिभाषा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मतलब जो वर्ण होगा, वर्ण का एक समूह होगा, लेकिन उसका एक सार्थक अर्थ निकल कर आएगा। जैसे पानी, पानी का एक अर्थ निकल कर आता है, खाना पीना। अंश, अंश को अगर हम तोड़ते हैं तो अधन न धन स धन अ, विभिन्न वर्ण मिलकर एक शब्द बना रहे हैं और उसका एक सार्थक अर्थ निकल कर आए। उसका जो अर्थ है भाग या हिस्सा या टुकड़ा या पाठ, इसका जो अर्थ है। और शब्द का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो शब्द डालना है आपको। उसके बाद अक्षर पर आते हैं। वर्णों के सार्थक समुदाय को अक्षर कहते हैं। जैसे क धन अ मिलकर बना है क, और क एक अक्षर है। यहाँ पर जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो और तो उसे अक्षर कहते हैं, और इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, और इसे एक सांस में हम बोल सकते हैं। जैसे क को हम एक सांस में बोल सकते हैं, किसी तरह का बाधा नहीं है, उत्पन्न नहीं हो रहा है। उसके बाद वाक्य, वाक्य का जो परिभाषा है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे अनेक शब्द मिलकर एक अनेक शब्दों के समूह से एक सार्थक अर्थ निकल कर आ रहा है, उसी को हम वाक्य बोलते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं और सभी का एक अर्थ निकल कर आ रहा है और उसका एक भावार्थ भी निकल कर आ रहा है, तो भावार्थ को प्रकट करता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो आपको वाक्य पर जाना है, वाक्य यहाँ पर टिक करना है। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। तो यहाँ तक आज का जो क्लास था यहाँ तक था, और हम अगले क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार जो कि बड़ा चैप्टर है और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं व्यापम में। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा आज की क्लास। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू।